3 जुलाई 2026 रात के करीब 12 बजे बिना किसी बड़े प्रमोशन के, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक फिल्म चुपचाप OTT पर रिलीज होती है। नाम सतलुज। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। कोई लिखता है कि ये साल की सबसे दमदार फिल्मों में से एक है। कोई कहता है दिलजीत दोसांझ ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन एक्टिंग की है। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी था। फिल्म रिलीज होने के अगले ही दिन दिलजीत दोसांझ अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आते हैं और हंसते हुए एक बात कहते हैं, अगर अभी नहीं देखी तो जल्दी देख लो। देखो हुण फिल्म आ गई है, जिथे तक गल पहुंचनी उत्थे पहुंच जानी है, तो जिन्ना चिर हैगी तुम देख लो, मेरा इशारा समझो बस। लोग इसे मजाक समझते हैं, लेकिन 48 घंटे पूरे भी नहीं होते और अचानक भारत में ZEE5 की लाइब्रेरी से फिल्म गायब हो जाती है। कई दर्शकों ने दावा किया कि वह फिल्म देख रहे थे और अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप होता है कि ये कंटेंट अब उपलब्ध नहीं है। फिल्म वहीं रुक गई, लेकिन सवाल शुरू हो गए। आखिर एक अभिनेता को पहले से कैसे अंदाजा था कि फिल्म क्यों हटाई गई? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी फैसला था या इसके पीछे कोई कानूनी, राजनीतिक या व्यावसायिक वजह थी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी? नमस्कार, मैं हूं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लेंगे, ना ही किसी विचारधारा का प्रचार करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि तथ्यों, अदालती रिकॉर्ड, उपलब्ध सार्वजनिक दस्तावेजों और अलग अलग पक्षों की बातों के आधार पर इस पूरे विवाद को समझने की, क्योंकि इतिहास को समझने के लिए सिर्फ एक कहानी ही नहीं, पूरा संदर्भ जानना बेहद जरूरी होता है। जब सतलुज रिलीज हुई तब बहुत कम लोगों को पता था कि यह फिल्म वही है जिसका नाम कभी पंजाब 95 था और उससे भी पहले इसे एक दूसरे नाम से बनाया जा रहा था। फिल्म कई वर्षों तक रिलीज का इंतजार करती रही। बीच में सेंसर बोर्ड से जुड़े विवाद सामने आए, नाम बदलने की चर्चा हुई, क्रिएटर्स को लेकर बहस हुई, फेस्टिवल स्क्रीनिंग पर भी सवाल उठे और आखिरकार जब फिल्म OTT तक पहुंची तो लगा कि लंबा इंतजार खत्म हो गया। लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं चली। कुछ ही समय बाद फिल्म भारत में उपलब्ध नहीं रही, हालांकि विदेशों में कई दर्शकों के लिए ये उपलब्ध रही। यहीं से पूरे विवाद ने नया मोड़ ले लिया। इस कहानी के केंद्र में है जसवंत सिंह खालड़ा, एक ऐसा नाम जिसे कुछ लोग मानव अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ लोग उनके काम को पंजाब के उस कठिन दौर की बहसों के संदर्भ में देखते हैं। फिल्म उन्हीं के जीवन से प्रेरित बताई जा रही है, लेकिन जसवंत सिंह खालड़ा कौन थे? वे अचानक राष्ट्रीय चर्चा का विषय कैसे बन गए? उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके कारण उनका नाम भारत ही नहीं विदेशों तक पहुंच गया? इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 1990 के दशक के पंजाब में। अगर आज का युवा 1990 के दशक के पंजाब की कल्पना करे तो शायद उसके लिए यह आसान नहीं होगा। उस समय पंजाब लंबे समय तक हिंसा, आतंकवाद और सुरक्षा अभियानों के दौर से गुजर चुका था। एक तरफ आतंकी हमलों में आम नागरिक, पुलिसकर्मी और सरकारी अधिकारी मारे जा रहे थे, तो दूसरी तरफ मानव अधिकार संगठनों द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे कि आतंकवाद से लड़ाई के दौरान कुछ मामलों में कानून के दायरे से बाहर जाकर कार्रवाई हुई। इसी दौर में कई परिवारों ने दावा किया कि उनके अपने घर से उठाए गए, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। यहीं से गुमशुदगी के सवाल सामने आने लगे और इसी सवाल ने एक बैंक कर्मचारी को इतिहास का हिस्सा बना दिया। जसवंत सिंह खालड़ा कोई बड़े नेता नहीं थे, वो कोई फिल्म के हीरो भी नहीं थे। उनका जीवन दूसरे लाखों भारतीयों जैसा ही था।
नौकरी, परिवार, बच्चे, सामान्य जीवन। लेकिन एक दिन उन्होंने ऐसा सवाल पूछना शुरू किया जिसका जवाब शायद कोई देना नहीं चाहता था। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है? अगर किसी की मौत हुई तो उसका अंतिम संस्कार किसने किया? अगर कोई लापता हुआ तो वो कहाँ गया? यही सवाल धीरे धीरे एक बहुत बड़ी जांच में बदल गया। कहा जाता है कि जसवंत सिंह खालड़ा ने शमशान घाटों के रिकॉर्ड और सार्वजनिक दस्तावेजों का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने ऐसे मामलों की जानकारी जुटानी शुरू की जहां अज्ञात या लावारिस शवों का अंतिम संस्कार दर्ज था। बाद में इन्हीं दावों को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। मानवाधिकार संगठनों ने भी इस मामले पर सवाल उठाए। हालांकि इन दावों को लेकर वर्षों तक जांच, कानूनी प्रक्रिया और अलग अलग व्याख्याएं सामने आती रही। यहीं से जसवंत सिंह खालड़ा एक सामान्य नागरिक से राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गए। लेकिन यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने गुमशुदा लोगों का हिसाब मांगना शुरू किया, कुछ समय बाद वो खुद गायब हो गया। क्या हुआ था 6 दिसंबर 1995 की उस सुबह को? क्या वास्तव में उनके अपहरण के पीछे पुलिस अधिकारियों की भूमिका साबित हुई? सीबीआई जांच में क्या मिला? अदालत ने किसे दोषी ठहराया? और फिल्म सतलुज ने इन घटनाओं को किस तरह दिखाया और क्यों इस पर विवाद खड़ा हुआ? इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले अध्याय में मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहराई वाली डॉक्यूमेंट्री लगातार आती रहे तो आरंभ न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला अध्याय इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।